अब ये बहुत लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। मैं वीडियो गेम्स अभी भी खेलता हूँ, हालांकि मुझे अब हाइंडसाइट में अगर कोई पूछेगा तो मुझे लगता है कॉलेज पहले खत्म कर लेना चाहिए, तब इस दिशा में आगे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस टू बोथ्स। इन माय इंडिविजुअल केस, आई फाउंड इट एक्सट्रीमली टायरसम टू गो बियॉन्ड 8 hours on any given day. Even when the means were very close, I would barely go beyond 8 to 8.5 hours. और जो लार्जर डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको एड्रेस करना होगा। पीपल डू मैनेज दोस एनसीईआरटीज फ्रॉम अदर, बट आई थिंक दे आर गैम्बलिंग इट। यूजुअली मैं पहले किताबें बार बार पढ़ता था, कोशिश करता था कि उनसे कंटेंट याद रहेगा, एग्जाम में जाके लिखाएंगे। मेरा एक एम था कि मैं 10 बार तक तो रिवाइज करूँ। उसके बाद 2017 के अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मीन्स की तैयारी के लिए मैंने तब तक डेडिकेटेड टाइम नहीं था। वी आर ब्लाइंड टू आवर फॉल्ट्स, तो हमें अपनी कमियां नहीं नजर आती हैं। हमें लगता है कि हम सही ढर्रे पे जा रहे हैं। Hello, everybody. This is your host, Avinash Agarwal. I welcome you all on behalf of Disha Publication. Today, I have a very, very interesting guest with me, Atulesh Jha. Atulesh Jha has scored an All India rank of 131 in UPSC 2021. His optional was, he comes from Prayagraj, his optional was sociology. And what makes today's discussion very, very powerful and very, very important, and you can look at it from both the sides, that Atulesh has been able to top UPSC examination in his fifth attempt, not first, not second, not third, not fourth, but fifth attempt. And I'm specifically highlighting this because many students दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद ही गिव अप कर सकते हैं. He had his schooling from Prayagraj. He then graduated from Ramjas. His optional was sociology, and he has been an NTSE scholar. So boys and girls, the story of Atulesh Jha is a story of patience, perseverance, and persistence. So hold on, boys and girls, and tighten your seat belt, and get ready for a very exciting and very insightful conversation. Welcome, Atulesh. How are you feeling today? Thank you, sir. Good afternoon. I'm feeling pretty elated. Also, there is a sigh of relief after the result. And I hope that through this interview, I'm able to explain my process and what I went through and how I went through to all the students of Disha Publication. I would like to thank you for giving me this opportunity. तो अतुलेश, ये जो आपकी आवाज है, ये सिर्फ दिशा पब्लिकेशन के स्टूडेंट्स नहीं, देश के हर एक बच्चे तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी बोलें दिल से बोलें, और आपकी आवाज अगर कुछ बच्चों के दिल को भी छू जाती है तो आई वुड कंसिडर इट एज ए जॉब वेल डन. तो अतुलेश, सबसे पहले मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए. कैसे कैसे ब्रीफ में शुरू हुआ, कब आपने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, और कब वाकई में आपने तैयारी शुरू की? सर, सबसे पहले तो मैंने प्रयागराज से स्कूलिंग की, बॉयज हाई स्कूल और होली ट्रिनिटी स्कूल. यहाँ पर दो स्कूल्स हैं, एक ही फैमिली के हैं, एक ही मैनेजमेंट कंसर्न के हैं. तो वहां से मैंने क्लास 12 तक अपनी पढ़ाई आईसीएससी बोर्ड से. उसके बाद मैंने रामजस कॉलेज से स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में बीएससी किया. जब मैं स्कूल के टाइम में था तभी बहुत हद तक मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा वायबल करियर ऑप्शन होगा. उसका प्राइमरी मोटिवेशन या जो बैकग्राउंड आप कह सकते हैं वो ये है कि मेरी फैमिली लार्जली गवर्नमेंट सर्विसेज में सब लोग रहे हैं. तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्विसेज में हर कोई मानता है कि द पिनाकुलर सिविल सर्विसेज ऑफ द यूपीएससी एग्जाम. तो एक इंटेंट उस तरह से डेवलप हो चुका था, बट कभी सीरियसली उस चीज को परस्यू नहीं किया था. जब कॉलेज में गया तो कॉलेज के लास्ट ईयर में बहुत सीरियसली इस चीज के बारे में सोचा. इनफैक्ट मैंने कुछ कोचिंग्स वगैरह भी ज्वाइन करने का उस बीच सोचा था और ज्वाइन किया भी. हालांकि मुझे अब हाइंडसाइट में अगर कोई पूछेगा तो मुझे लगता है कॉलेज पहले खत्म कर लेना चाहिए, तब इस दिशा में आगे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस टू बोथ्स. तो उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की लगातार प्रिपरेशन कर रहा हूँ और थैंकफुली दिस टाइम आई हैव बीन एबल टू क्वालिफाई. तो आपने तैयारी एक्चुअली, आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद ही एक्चुअली शुरू की? जी जी जी. ग्रेजुएशन से पहले मैं बस एक चीज कहूंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस वक्त 12th पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, उसमें अपना पूरा ध्यान दें अच्छे से. अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने एक प्रण ले लिया है कि मैं आगे यूपीएससी ही करूंगा, तो छोटी छोटी चीजें जैसी होती हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स को बीच बीच में कभी देखना, या बहुत लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट नहीं होती है तो एक हैबिट बनाना, इस तरह की चीजें आप शुरू कर सकते हैं कॉलेज टाइम से. तो एटलीस्ट किस तरीके का, मतलब व्हाट इज द क्वांटम ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड? बिकॉज ये बहुत बड़ा मिसनॉमर है. लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको सालों साल जो है कि सालों साल 12 से 14 घंटे पढ़ने की जरूरत है. किस तरीके का इनपुट रिक्वायर्ड है? क्या वाकई में 12-14 घंटे रोज की पढ़ाई जरूरत है, या कंसिस्टेंसी जरूरत है 3-4 घंटे की लगातार? सर, कंसिस्टेंसी इज पैरामाउंट.
You cannot study 12 hours for a day, then take a gap of 2 days because you study 12 hours for one day. So find your sweet spot. If you are able to provide 100% focus to your studies for 6 hours a day, go for 6 hours a day. If you are able to provide 100% focus for 8 hours a day, go for 8 hours a day. In my individual case, I found it extremely tiresome to go beyond 8 hours on any given day. Even when the means were very close, I would barely go beyond 8 to 8.5 hours. Because after some time, I believe that the human brain stops receiving the information. We might be reading a book, but we are not grasping the book. So an individual, if he's comfortable studying 5 to 6 hours a day, go ahead with 5 to 6 hours a day. Divide your syllabus into schedules. Make those schedules. It is pertinent that you achieve your schedules in a rational manner. So if you've had a target for 6 hours and you have divided that these many chapters I'll be doing in those 6 hours, make sure that you are able to do that. Because that perseverance and consistency, as you rightly pointed out, is something that is paramount for success in this exam. So one thing which is very coming out from the reply which you just said is that, rather than setting key, I will study 12 hours or 14 hours or 8 hours or 10 hours, what is more important than that is that you decide that this is what you intend to complete, and don't focus on the number of hours. Focus on that this is what I want to complete in those number of hours. So very, very important point. Atulesh, another very important thing, and this, the answer, your answer on this would be, you could carry a lot of weight, is that because you also had a long journey of preparation, 5 years. I'm saying, how do you manage to stay away from distractions? How do you manage yourself emotionally? Because, emotional balance and keeping yourself focused, concentrated, staying away from distractions, that is the biggest challenge. How were you able to do that? किस तरीके से आपने distractions को दूर रखा और focus और concentration को maintain रखा? You cannot stay away from the normal routine of life for very long periods of time. However, you can try. तो डिस्ट्रैक्शन छोटे भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी रिलेटिव की शादी हो, वहां जाने के लिए आप पे बहुत दबाव हो, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है. डिस्ट्रैक्शन कुछ बड़े भी हो सकते हैं कि आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद थी, अनसक्सेसफुल रहे आप, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है बिकॉज यू फील द हीट ऑफ इट. तो डिस्ट्रैक्शंस कम इन ऑल सॉर्ट्स. द strategy or the thing that I would do is I would take those distractions head on. So if there are small distractions कि कहीं बाहर जाना ही है वो, तो I would simply avoid it unless and until I'm feeling very low and I really want to go out. I would never go out. कभी कभी हो सकता है 1-2 महीने में आप बाहर निकल जाइए, या कभी कभी आपने एक टाइम टेबल बनाया है, निकल सकते हैं. लेकिन बहुत डिस्ट्रैक्शंस को भी अगर आप मैनेज करके एक शेड्यूल में ढाल लेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे. फिर देयर विल बी अ पॉजिटिव ब्रेक, क्योंकि हर दिन तो आदमी लगातार एक जैसे रूटीन मोनोटोनस हो जाएगा. वो भी एक जो कह सकते हैं ना, इट विल पुल यू बैक. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि डिस्ट्रैक्शंस को आप इस तरह से मैनेज करें कि दे आर पॉजिटिव ब्रेक्स व्हिच रिफ्रेश यू टू अगेन पुश फॉर द स्टडीज फर्दर. और जो लार्जर डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको एड्रेस करना होगा. अगर आपके घर में किसी तरह का क्राइसिस है या कुछ है, तो इट इज बेटर टू एड्रेस, क्योंकि अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट हो गया और आपके मन में है कि मैं घर पे फोन करके बात कर लूं या घर जाके एक बार देख आऊं, और अगर आपके पास अभी समय है तो बेहतर है घर जाके एक बार आप देख आए या फोन पे बात करके पूरी बात समझ लें, ताकि आपका मन चैन हो जाए फिर आगे पढ़ाई करें. तो इट इज बेटर टू टैकल देम हेड ऑन rather than trying to ignore those distractions, because at the back of our mind those distractions will always be there. So very, very interesting reply, Atulesh. In fact, this is not specifically meant for UPSC. This is a life advice also. कि distraction अगर बड़ा है और important है तो उसको head on लीजिए, और छोटे छोटे जो distractions हैं उनको आप manage करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप उनको control कर सकते हैं. एक और चीज जो UPSC के बारे में कही जाती है वो ये है कि resources, what to study, वो कहते हैं ना focused approach, clarity of knowing what to do and what not to do. क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, because that is the biggest, because कहते हैं ये ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस कहां से शुरू कहां से खत्म, और या कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती. एवरीथिंग अंडर स्काई इज अंडर द सिलेबस. सो हाउ डू यू डिसाइड कि क्या रिसोर्सेज, बिकॉज अलग अलग टॉपर्स अलग अलग बात बोलते हैं. कोई कहता है मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, कोई कहता है नहीं पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं कोचिंग जाता हूं, कोई कहता है कोचिंग जरूरी नहीं है, कोई कहता है ऐसे करो. तो कैसे रिसोर्सेज को आपने, सोर्सेज जो रेफरेंस मटेरियल है उसको कैसे सेलेक्ट किया, और किस तरीके से, चूंकि आपकी 5 साल की जर्नी रही, तो सोर्सेज सेलेक्ट करने का क्या रोल था शुरू के 3-4 अटेम्प्ट में? कहीं मतलब आपको लगा कि उस गलत सोर्सेज थे उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, या मतलब एग्जैक्टली सोर्सेज कैसे सेलेक्ट करें? एक बात आपने बहुत जरूरी कही कि अलग अलग टॉपर्स अलग अलग चीजें बताते हैं कि कुछ कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो ना पढ़ो. इससे एक बात निकल के आती है कि दिस इज अ वेरी इंडिविजुअल एफर्ट.
तो हर आदमी की कुछ खुद की कमियां रहेंगी और खुद के एडवांटेजेस रहेंगे, तो उन पे आपको वर्क करना है। अगर किसी को इंग्लिश राइटिंग का बहुत अच्छा फ्लेयर है, तो हो सकता है उसने ऐसे की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की और उसको बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, जितने छात्र हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी समझनी पड़ेगी कि आपको अपना कंफर्ट जोन, अपनी कमियां ये बीच एग्जाम में पता चलती जाएंगी और उनको उस हिसाब से मैनेज करना है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत महसूस होती है तो पढ़िए, नहीं महसूस होती है तो हो सकता है कि इसी मंथली बुकलेट या मैगजीन से आपका काम चल जाए। इन माई वेरी स्पेसिफिक केस, जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज की बात, तो रिसोर्सेज सबसे पहले तो एनसीईआरटीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। You can, a lot of people do manage those NCRTs from other, but I think they are gambling it. There is no need to gamble because it is a very important decision when you have taken कि हम इस एग्जाम में, तो पूरा कमिटमेंट के साथ आप एक बार तैयारी कीजिए। रिजल्ट क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, तैयारी आपके हाथ में। तो तैयारी आपको पूरा मन लगा के करना पड़ेगा। उसके लिए आप सबसे एनसीईआरटीज पढ़िए। जो बेस मटेरियल्स हैं, बहुत पॉपुलर बेस मटेरियल्स हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, इस तरह के जो पॉपुलर मटेरियल्स हैं आप उनको पढ़िए। इनफैक्ट किसी भी पब्लिकेशन वगैरह के जो मटेरियल्स हैं आप पढ़िए, क्योंकि सब में अब कंटेंट बेस अच्छा आने लगा है। तो जब आप एक बार तैयार हो जाते हैं कि हाँ ये बेस मटेरियल है, वैल्यू एडिशन आप कहाँ से करेंगे वो भी आपको देखना है। इसके लिए एक चीज जो आपकी मदद कर सकती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या यूपीएससी के क्वेश्चंस किस तरह से आए। दे हेल्प यू टू सी हाउ और व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एस्पिरेंट। ऑब्वियसली सिलेबस का कोई छोड़ नहीं, बट हमारी तैयारी का एक छोर होना चाहिए, क्योंकि एक लेवल के बाद हम हर चीज याद भी नहीं कर सकते हैं, हर चीज पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो कहाँ पे कितना फोकस करना है ये हमें ध्यान देना पड़ेगा तैयारी करते वक्त। मेरे रिसोर्सेज फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बाद से मोर और लेस सेम रहते हैं। तो जो मेरा सुधार है या जो मेरी कमियां मुझे लगी स्टेप्स के बाद, वो रिसोर्सेज पर तो नहीं थी। और ज्यादातर लोग अगर रिसोर्सेज को लेकर बहुत परेशान है, तो मुझे लगता है वो परेशानी आपकी कुछ समय के बाद नाजायज है, क्योंकि रिसोर्सेज सबके लिमिटेड रहते हैं। हर टॉपर के ब्लॉग्स पे या उस पे आपको लगभग सिमिलर रिसोर्सेज ही मिलेंगे। स्ट्रैटेजी में ऊपर नीचे हो सकता है, बट रिसोर्सेज हम सबको पता है। और रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा परेशान मत, रिसोर्सेज के बियॉन्ड जाने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात जो निकल के आई, ये सभी स्टूडेंट्स को जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, कि जहां तक स्ट्रैटेजी की बात होती है, जो रिसोर्सेज की बात होती है, या किस तरीके से आप अपने टाइम को कितने सब्जेक्ट में कितना लगाते हैं, उसको हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते. दैट हैज टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. यू नो, आई वाज स्पीकिंग टू अ टॉपर एंड आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन. And he said, sir, there are 800 students or 1,000 students who clear UPSC, and there are 1,000 strategies for cracking the UPSC examination. हर टॉपर से आप सुने समझें, पर उसको अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करें. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया है. तो जब हमारी बात हो रही थी रिसोर्सेज की, सिलेबस की, क्योंकि इसमें सिलेबस यूपीएससी में ऐसा है जिसकी विड्थ भी नहीं डिफाइन कर सकते और डेप्थ में नहीं डिफाइन कर सकते. इट इज, यू नो, जनरली क्या होता है, या तो विड्थ चाहिए होती है, डेप्थ चाहिए होती है, पर यहाँ पे विड्थ भी चाहिए और आपको डेप्थ भी चाहिए. तो इसमें चीजों को, इतनी सारी चीजों को एक साथ पढ़ना, समेटना, और फिर मेंस के पेपर में आंसर राइटिंग भी समेट के लिख देना, तो इसमें रिवीजन और नोट टेकिंग, खासतौर से नोट टेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और आप क्या अपने नोट्स बनाते थे या नहीं बनाते थे, और कोई स्पेसिफिक टेक्निक जो आप और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? यहाँ पर अगर आप ये पूछेंगे कि मैंने चेंजेस क्या किए अपने अटेम्प्ट्स में, तो नोट मेकिंग में चेंजेस किए मैंने. तो मुझे मेरे अटेम्प्ट्स में लगा कि नोट मेकिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. यूजुअली मैं पहले किताबें बार बार पढ़ता था, कोशिश करता था कि उनसे कंटेंट याद रहेगा, एग्जाम में जाके लिखाएंगे, उस तरह की तैयारी 1-2 अटेम्प्ट्स या 3-4 अटेम्प्ट्स तक लगभग वैसी है. इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत थरर नोट्स बनाए. इंडिविजुअल लेवल पे नोट मेकिंग भी एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको किस तरह के नोट्स वापस रिवाइज करने में मदद करेंगे आप बेहतर समझेंगे. तो बहुत लोग बहुत एक्सटेंसिव नोट्स बनाते हैं. मैं बहुत एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बनाता हूँ. मैं यूजुअली किसी टॉपिक पे कुछ छोटी छोटी सेंटेंसेस बनाया और कुछ कीवर्ड्स लिख देता हूँ उनके सामने, जो कि मुझे एक स्टिमुलस देते हैं कि हाँ, इससे ये बात रिकॉल हो जाएगी. तो वो मेरा पैटर्न है नोट मेकिंग का. और मेरी नोट मेकिंग से मुझे इस बार ये लगा कि जब आंसर्स मैंने एग्जाम में लिखने के लिए बैठता था मेंस में, तो बहुत सारी बातें दिमाग में प्री सेट थी, जो कि मुझे सोचने का भी समय बचाती थी और मेरे कंटेंट को भी ज्यादा बेहतर एनरिच करती थी, क्योंकि मुझे वहां बैठ के सोचना नहीं पड़ता था बहुत लंबे समय तक कि क्या क्या मैंने पढ़ा है. तो नोट मेकिंग से आपको 2 फायदे होंगे. एक तो आप आंसर राइटिंग का जो एक स्केलेटन है वो बनाएंगे सबकॉन्शियसली से, लेकिन नोट मेकिंग करते वक्त ये बात आप करेंगे ही करेंगे कि एग्जाम में इसको मैं कैसे लिखूंगा. दूसरा, रिवीजन करने में आप अपने नोट्स यूज कीजिए, उससे आपका रिकॉल स्ट्रेंथन होगा और आप जल्दी चीजें समझेंगे.
अगर वो बात किसी एनसीईआरटी के बुक में लिखी है और उसको आपने अपनी भाषा में लिखा है, तो आपकी भाषा की चीज आपको खुद में जल्दी समझ में आएगी। तो ये समय बहुत बचाती है लास्ट रिविजन के टाइम, और आंसर राइटिंग में भी बहुत मदद करती है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट टेकिंग अल्टीमेटली आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगी। मैं कल ही yesterday evening, in fact I was speaking to another boy who has topped UPSC. His name was Rachit Kumar Gupta, और रचित ने बड़े इंटरेस्टिंगली कहा, मुझे नहीं पता कि वो उस बात को भी हम जनरलाइज कर सकते नहीं कर सकते, बट मैं क्यूरियोसिटी मेरी बड़ी हाई है और सही कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोट टेकिंग के साथ साथ मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, 20 बार 25 बार भी शायद, तो मतलब क्या आप भी ये बात में बिलीव करते हैं कि इतनी नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन की जरूरत है? अब मेरे केस में मेरा एक एम था कि मैं 10 बार तक तो रिवाइज करूं, लेकिन एक चीज जो अब ऐसे सुन के बहुत डर लगता है कि 10 बार रिवीजन में कितना टाइम लगेगा, जब आपके खुद के नोट्स होते हैं ना और उनको आप रिवाइज करते हैं। मैं अपने खुद के नोट्स एक बार जब बना लेता था तो उनसे संतुष्ट हो जाता कि हाँ, इनमें कोई कमी नहीं, अब इनको रिवाइज करना है फाइनल एग्जाम के, तो वो रिविजन बड़ा तेज होता है। इनफैक्ट जो मेरे सोशियोलॉजी के नोट्स हैं, तो सोशियोलॉजी पेपर 1 के मेरे नोट्स आराम से मैं 2.5 से 3 घंटे में रिवाइज कर लेता हूँ। तो वो ससिंक्टनेस आपके नोट्स में लास्ट में आ जाती है कि 10 रिवीजन भी अगर कोई बोल रहा है तो एक दिन में 3 रिवीजन हो रहा है, तो उस तरह के आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेस नहीं लगता है। अतुलेश, एक बड़ा सोशियोलॉजी की आपने बात की, आपने ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में किया है और ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया, आपके फादर सोशियोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं, तो क्या फादर ड्रिवन थे या व्हाट मोटिवेटेड, हाउ डिड यू चूज योर ऑप्शनल? सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स चूंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो मैंने पहले अटेम्प्ट में सोचा था वो रखूंगा। फिर जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने रियलाइज किया कि इट वोंट बी वेरी इजी टू बैलेंस दिस ऑप्शनल विद अदर सिलेबस, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत डिमांडिंग है। डेरिवेशंस, थ्योरीज, उसका एक पेपर तो पूरा उसी पे चला जाता है, और वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आप बीच में भी कहीं गलती कर देंगे तो आगे आंसर्स नहीं आएंगे। फॉर्चुनेटली थोड़ा सा आर्ट्स के विषयों में ये चीजें हैं कि अगर आपको कुछ सेक्शंस भी याद है तो आप उतनी बात कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं, बाकी की बातें आपको नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये लग्जरी मुझे नहीं लगता कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उनमें कई बार मिलता है। तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ, तभी उसको ऑप्शनल बनाइएगा अपना। और आपने बहुत सही कहा कि पापा का एक बड़ा रोल रहा है इसमें। तो हमारे घर में हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं आपस में, हमारे खाने के टेबल पे बहुत बातें होती हैं। तो मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा कि सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर विचार हुआ, लेकिन सोशियोलॉजिकल डिस्कशंस होते थे, और पापा के मुंह से हम लोग बहुत चीजें ऐसी सुनते थे जो हमको इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाती कि हाँ, हमारी थोड़ी समझ है इस तरह। तो फॉर्चुनेटली मुझे लगा कि जब ऑप्शनल लेने की बात हो तो पापा से इस बात को डिस्कस करें, और एज एन ऑप्शनल मैं उसके रिसोर्स मटेरियल्स को देखूं, मैं देखूं एनसीईआरटी में किस तरह का कंटेंट है, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मैंने कुछ देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये एक ऑप्शनल है जिसको मैं समझ के तैयार करके अच्छे से अटेम्प्ट दे सकता हूँ, तो मैंने इसलिए सोशियोलॉजी को बाद में चुना। नहीं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, इससे पहले कि मेरा एक क्यूरियोसिटी मेरी हो रही है कि आपके फादर आपको पढ़ाते भी थे? जी जी जी, बिल्कुल। Wonderful. और जहां तक पढ़ाने की बात है तो उसमें केवल सोशियोलॉजी नहीं, लास्ट अटेम्प्ट में तो मेरे फादर, मदर और मेरा भाई, वो तीनों बैठ के मेरे आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी भी बहुत बनाते थे। ये इसमें मैं थोड़ा लकी रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि हर किसी के पास ऐसा बैकग्राउंड ना हो, लेकिन जो मेरा आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो चाहे वो टेस्ट सीरीज के हों, चाहे वो सबकी तरफ से फीडबैक मिले, लेकिन मेरे परिवार से भी मुझे बहुत फीडबैक मिले, क्योंकि एक अंडरलाइंग आप समझते हैं कि एज एन एग्जामिनर व्हाट यू वुड वांट टू रीड। अगर आप अपने आप को एक एग्जामिनर की जगह बैठ के देखें कि इस कॉपी में क्या होता, वो एक एस्पिरेंट के लिए उस वक्त जानना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वी आर ब्लाइंड टू आवर फॉल्ट्स। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां भी होंगी जिन पे हम सोचेंगे कि यार इस पे क्या काम करना है, यार ये तो बात समझ में आ ही रही है, लेकिन मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि ये बात तुम क्यों अज्यूम कर रहे हो कि समझ में आ रही है, एक्सप्लिसिटली उस चीज को अंडरलाइन करो या लिखो। तो ये चीजें भी उन्होंने बहुत मदद। तो अतुलेश, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में एकदम रैंडम बेसिस पे आते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ बोल देता हूँ कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर हमें मेंस के आंसर राइटिंग के पेपर सेल्फ चेक करने हो तो कैसे करने चाहिए। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, खासतौर से ऑप्शनल को चूज करके, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब एक इसको मुद्दा बना दिया जाता है जैसे। और स्पेसिफिकली मैं अगर आपकी स्टोरी भी सुनूं तो, और आपसे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली, लेट्स फॉरगेट कि अतुलेश शाह है, एक बार एक इंडिविजुअल, एक ऐसा बंदा है अतुलेश शाह जिसने क्रैक किया है, बाकी स्टूडेंट कैसे चूज करें? बिकॉज हर स्टूडेंट के पास तो ये लिबर्टी या ये एक पावर नहीं होती कि उसके फादर
या फैमिली उसको सपोर्ट कर सके, उसको मोटिवेट कर सके, उसके पेरेंट्स उसको गाइड कर सके सही डिसीजन में, या इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट मिल सके, तो बाकी स्टूडेंट कैसे चूज करें? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से देखा कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इसमें स्कोरिंग इजी है, ये ज्यादातर टॉपर्स लेते हैं, इसमें मतलब ऑप्शनल कैसे जेन्युइनली चूज करना चाहिए? अभी तक जो मेरी राय बनी थी बहुत स्टूडेंट से बात करके, वो यही बनी थी कि जो आपका दिल कहे, जिसको आप इन डेप्थ जा सकते हैं। बट आपके केस में तो मुझे लगा कि आपने एकदम तुरंत चेंज कर लिया। बहुत आपने सही बात कही कि बहुत माथापच्ची होती है एक तरह से, इसको समराइज किया जाए तो। और क्योंकि बहुत एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लोगों को लगते हैं, लोगों को लगता है कि इस बार के टॉपर ने इस सब्जेक्ट से टॉप किया, या इस साल इस सब्जेक्ट का नंबर चला गया। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है। हो सकता है कि किसी साल किसी पेपर का एवरेज स्कोर लो हो सकता है वो पेपर टफ हो, या हो सकता है अनफॉर्चुनेटली उस साल जिन लोगों ने आंसर लिखा हो उस तरह से आंसर्स नहीं लिखे हो। तो ये दोनों संभावनाएं हैं। तो आप अपने माइंड को उन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अनलेस एंड अनटिल किसी सब्जेक्ट से आपको एक्सप्लिसिटली लग रहा है कि बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं आ रहा है कभी। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी अंदर बैठ के थामती है कि हाँ इस सब्जेक्ट को इस साल हम पनिश करने वाले हैं। ये हम लोग आपस में बातें करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से यूपीएससी ऑपरेट करती हो, बिकॉज इट इज अ वेरी न्यूट्रल बॉडी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो सब्जेक्ट्स की एक शॉर्ट लिस्ट तो बनाएंगे, क्योंकि 20-25 तो ऑप्शंस यूपीएससी देता है, तो ऑब्वियसली सब पे तो विचार भी नहीं करेंगे। तो जिन पे हम विचार करेंगे उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे। आप खुद में देखेंगे कि इनमें से किन किन के साथ आप कंफर्टेबल हैं। अब कंफर्ट लेवल चेक करने के लिए सबसे पहला पैरामीटर है एनसीईआरटीज। आप एनसीईआरटीज ही सबकी 11th और 12th की कम से कम पढ़ें। इतना समय आपको देना पड़ेगा, ये चीजें आपको 2-3 दिन में होंगी। तो आप ग्रास्प कर पा रहे हैं क्या? वो आपका इंटरेस्ट रिटेन कर पा रहा है? क्योंकि कहना बहुत आसान है कि मैं फिलोसफी पढ़ूंगा, लेकिन 2 दिन थिंकर्स पढ़ने के बाद तब तीसरे दिन खुद ही थिंकर बन जाएंगे या आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, ये सोचने वाली बात है अपने आप में। तो आपका इंटरेस्ट उसमें एक ये एलिमेंट तो होना है, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप भटकने लगेंगे। इंटरेस्ट समझ आनी चाहिए, और उस ऑप्शनल का रिसोर्स मटेरियल अगर अवेलेबल है इजिली। स्टैटिस्टिक्स छोड़ने का एक ये भी कारण था, उसके रिसोर्स मटेरियल्स आसानी से अवेलेबल नहीं थे जो कि रेलेवेंट है यूपीएससी से। तो वो भी एक आप कह सकते हैं कारण, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉपुलर ऑप्शन। तो ये भी चीजें थोड़ा बहुत प्ले करती हैं, क्योंकि मोर और लेस अगर कोई बच्चा एंथ्रो पढ़ रहा है तो सोशियो भी पढ़ सकता है, सोशियो वाला एंथ्रो भी पढ़ सकता है। ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक डिमार्केशन नहीं कि नहीं मुझे सोशियो नहीं पसंद आ रहा है, एंथ्रो पसंद आ रहा है। तो वो चीजें आप अपने ऊपर भी देखें, और कोशिश करें कि एक बार अगर आपने ऑप्शनल लिया है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, सेल्फ डाउट में मत जिए, नहीं तो वो आपको ज्यादा हार्म करेगा। तो अतुलेश, इसमें इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं चाहूंगा कि अगर आप ब्रीफ में अपनी पहले अटेम्प्ट से लेकर 5th अटेम्प्ट तक की जर्नी बताएं। ऑप्शनल चेस हुए या नहीं हुए, पहले अटेम्प्ट में हमने क्या गलती की, उसको सेकंड में कैसे इंप्रूव किया, या पहले अटेम्प्ट में हम किस लेवल तक पहुंचे। थोड़ा सा अगर मुझे आप पूरा पिक्चर दें तो वो सही और आपकी स्टोरी और पावरफुल हो जाती है अगर सही कॉन्टेक्स्ट में उसको हम रखें। बिल्कुल ठीक है। मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। मैंने उसी साल फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। अब हाइंडसाइट में मैं रियलाइज करता हूँ कि इस तरह से हमें अटेम्प्ट्स नहीं देने चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से प्री मेंस और इंटरव्यू को लेके आश्वस्त नहीं है कि हाँ आई एम वेल प्रिपेयर्ड, यू शुड नॉट गिव एन अटेम्प्ट एज अ फ्लू, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक प्रेशर बन जाता है दिमाग में कि एक अटेम्प्ट चला गया। उसके साथ ही मैंने स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल रखा था, और जब मैं तैयारी करा था तो मैंने रियलाइज किया कि इस ऑप्शनल से समय बहुत ज्यादा लग रहा है और कंटेंट क्रिएट करना पड़ रहा है बार बार। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया और ऑप्शनल्स मैंने देखे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं सोशो पे स्विच कर गया। अच्छा। मैंने 1-2 बार एनसीईआरटीज और पढ़ी भी, लेकिन बट इट वाज अ वेरी क्विक डिसीजन कि 5-7 दिन में ही फैसला हो गया था कि क्या करना है, बहुत समय नहीं लगाया। तो 2-3 महीने एनसीईआरटीज पढ़ी, क्योंकि एनसीईआरटीज वैसे भी पढ़नी है। तो पॉल साइंस की एनसीईआरटी कह लीजिए या इस तरह की चीजें मैंने उठा के देखी, तो मुझे लगा कि सोशियोलॉजी समथिंग दैट आई कैन स्टिक विद। और ये भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ घर में भी एक गाइडेंस मिल जाना चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर मेरे लिए रहा। उसके बाद 2017 के अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मेंस की तैयारी के लिए मैंने तब तक डेडिकेटेड टाइम नहीं दिया। प्री के बाद मैंने मेंस के लिए डेडिकेटेड टाइम दिया, तो मेरी आंसर राइटिंग में बहुत कमी आ रही। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज में अच्छे से लगा नहीं पाया, और मुझे कई बार लगता है कि अब यहाँ पर एक सब्जेक्टिव रोल होता है। बहुत लोग होते हैं जिनका बाय डिफॉल्ट आंसर राइटिंग स्टाइल यूपीएससी में जो रिक्वायरमेंट्स उससे मैच करते हैं। वंडरफुल। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका डिफॉल्ट स्टाइल वो नहीं होता। नॉलेज बेस में या प्रिपरेशन में कमी नहीं,
लेकिन लास्ट में आपको आंसर के थ्रू ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है मेंस। Because the examiner doesn't know that I am Atulesh Jha, how many books I have read, what is my background, whether I am from a good college or a rural background. He only has a sheet of paper. तो उनको केवल इतना पता है कि इस शीट ऑफ पेपर में जितनी बातें उन तक कन्वे हो पाए, वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से आंसर बनाया कि उन तक वो बातें कन्वे हो जाए। सबकॉन्शियसली अगर मैंने कुछ सोच के आंसर लिख दिया तो वहां पर वो मुझे टेलीपैथली रीड नहीं करने वाला। तो ये चीज कुछ लोगों को बेनिफिट है कि वो जब बाय डिफॉल्ट आंसर लिख रहे हैं तो बड़ा एक्सप्लिसिट आंसर्स उनके आ रहे हैं, और कुछ लोगों के आंसर थोड़े कॉन्वोल्यूटेड आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरी कैटेगरी में था, तो मेरे आंसर्स डायरेक्टली पढ़ के एक बार में कई बार एग्जामिनर को कि अरे इसने ये बातें तो लिखी नहीं, हो सकता है मेरे दिमाग में एग्जामिनर ये बातें मान ले, लेकिन उसको लगा हो। तो ये चीजें मेरे साथ अगले 2-3 अटेम्प्ट्स तक ये मेरे बात को घर करती है। और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि वही वाली बात जो मैंने शुरू में की कि वी आर ब्लाइंड टू आवर फॉल्ट्स। तो हमें अपनी कमियां नहीं नजर आती हैं, हमें लगता है कि हम सही ढर्रे पे जा रहे हैं। और यहाँ पर रोल प्ले करते हैं आपके पीयर ग्रुप्स या आपके जो फीडबैक हैं, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उनको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, हल्के में कभी मत लीजिएगा कि उन्होंने कोई बात बोली तो अच्छा इतना तो हर कोई करता है। या जो सेल्फ इवैल्यूएशन की बात है उसमें कमी कई बार आती है कि जब हम किसी टॉपर के आंसर्स की को चेक करते हैं और अपने आंसर्स की से मैच करते हैं, मेंस की बात कर रहा हूं, तो हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस बोल देते कि लगभग ऐसे ही आंसर्स मेरे। अंतर बड़े माइन्यूट होते हैं कि उन्होंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे, हमने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, और ये चीजें बहुत लास्ट में नंबर का अंतर लाती है। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन में आधा आधा भी नंबर अंतर आता गया तो 80 सवाल है में उसमें 40 नंबर में तो आप आईएएस बनेंगे या लिस्ट से बाहर जाएंगे, डिसाइड हो चुका है। ये बातें आप कई बार क्योंकि हम नहीं ग्रैस्प कर पाते, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके टेस्ट सीरीज के मेंटोर हो उनसे, या जो आपका पीयर ग्रुप है, आपकी फैमिली है, उनके साथ बैठ के आप कीजिए कि इस कॉपी में और मेरी कॉपी में क्या अंतर आता है। ये चीज मैं आते आते मेरा 4 अटेम्प्ट, जब मैं इस लेवल पे पहुंचा कि हाँ मैं सबसे बैठ के डिस्कस करूं कि कोई कमी ना रहे। इनफैक्ट अब ये बात मैं हर किसी के साथ शेयर नहीं करता है। इस अटेम्प्ट में मैं जब घर में बात करता था तो मैं बोलता था कि मुझे अपने स्तर पे लगता है कि मैंने सारी चीजें कर ली, तो अगर इस अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझे बहुत सिंसियरली सोचना पड़ेगा कि क्या अब आगे करना चाहिए। क्योंकि मैंने कोई कोर कसर छोड़ने वाली बात है ना, वो छोड़ी नहीं थी। चाहे आंसर के स्ट्रक्चर पे काम करना हो, चाहे एग्जाम्पल्स, चाहे आप कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन इन द फॉर्म ऑफ मैप्स, फ्लो चार्ट्स, जिस तरह से आप एग्जामिनर के लिए आंसर को बिल्कुल पड़ोस के रख देंगे कि उसको कुछ सोचना ना पड़े, आंसर से एग्रीएबल पॉइंट्स उसको तुरंत मिलते जाएं, उस तरह की मैंने आंसर राइटिंग की इस बार कोशिश की थी। और पहले मैं इनको इग्नोर करता रहता था यूजुअली कि हाँ इतना तो एग्जामिनर भी समझ जाए, बट आपको अजम्पशंस पे काम नहीं करना। नहीं, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। एक तो वी आर ब्लाइंड टू अवर फॉल्ट्स, एंड व्हेन यू आर ब्लाइंड टू योर फॉल्ट्स, तो हमें दूसरों के ओपिनियन को, जो हमारे मेंटोर्स हैं, गाइड्स हैं, पेरेंट्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, उनके कमेंट्स को और उनके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लेना है। तो मैं वापस से अगर समराइज करूं, 2016 में आपने पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, 17, 18, 19 में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तीनों में मेंस रह गया। मैंने 18 में अटेम्प्ट नहीं दिया था, मेरा 17 और 19 में क्लियर हो गया था प्रीलिम्स काफी इजीली, और मेंस में दिक्कत आई। और 2020 वाले अटेम्प्ट में मेरा एक क्वेश्चन से प्रीलिम्स रह गया था। एक क्वेश्चन, अच्छा 2020 में प्रीलिम्स ही रह गया? हाँ वो रह गया। तो एक और अतुलेश बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है इस एग्जाम के बारे में कि टॉपर भी ये कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरा, लास्ट मोमेंट तक उसको भी सस्पेंस रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। एंड दिस इज वेरी कॉन्ट्रारी टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे हम बात करते हैं जेई की या नीट की करते हैं, उसमें सॉर्टेड आउट होता है, यार ये बच्चा अगर टॉप 100 में आना है, अगर बहुत कुछ लफड़ा भी हुआ तो 200, 300, 400, 500 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरिट से बिल्कुल बाहर चला जाए। यहाँ मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की जिनकी सिंगल डिजिट भी रैंक होती है, वो भी कहते हैं कि लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता। टॉप तो छोड़िए, कई बार लगता है होगा या नहीं होगा, और खासतौर से प्रीलिम्स में भी ये सस्पेंस बना रहता है। तो ये मतलब बहुत ही विचित्र और बहुत ही अजीब सी बात है कि एक बंदा 3 अटेम्प्ट दे चुका है, 3-4 साल से लगा हुआ है, वो कई बार कैजुअली भी ले लेता होगा कि यार प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, मेंस पे फोकस करते हैं, आंसर राइटिंग में गैप है, और वहीं प्रीलिम में नहीं हो पाया। ये आपकी लास्ट वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि आप कैजुअल नहीं हो सकते किसी भी स्टेज में। तो अगर आपने प्रीलिम्स 2-3 बार निकाले हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं उससे पिछले अटेम्प्ट में, तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इस बार आप प्रीलिम्स में हल्के में ले पाए। तो इसका मतलब आपने हल्के में लिया? हाँ, ये एक मैं कह सकता हूँ कि उस साल मैंने हल्के में लिया। और ये चीज आपको यूपीएससी पनिश करती है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कई बार होता है कि जीएस में स्कोर बहुत अच्छा रहा,
इंटरव्यू में स्कोर खराब रहा तो उन्होंने इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस किया, जीएस को हल्के में ले लिया, लेकिन अगली बार जीएस में स्कोर बहुत खराब आ गया। तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ हर अटेम्प्ट को एक बिल्कुल नए अटेम्प्ट के तौर पे लेना है। तैयारी का स्तर आपका चाहे कितना भी बड़ा हो, कॉन्फिडेंस का स्तर आपको अपना नहीं बनाना है। You should be confident that I'm going to answer this question, but you should not be overconfident that even without that level of preparation, I'll be able to score that number of marks. ये चीज कई बार दगा दे जाती है यूपीएससी के अंदर। तो ये आपने बहुत सही बात कही। जहां तक एक दूसरी बात है कि किस तरह से हम ये प्रेडिक्ट करें कि क्या रैंक आएगी नहीं आएगी, तो इस एग्जाम में जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर्स, वो हमारे मेंस के पेपर हो, वो हमारा ऐसे हो, वो हमारा इंटरव्यू हो, सब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है उसमें। तो आईआईटी जेई में जब कोई पेपर देके आता है तो एक मॉक पेपर से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेता है, तो ही हैज अ लमसम आइडिया। प्री में भी क्योंकि जो बॉर्डर लाइन केसेस है उनको कंफ्यूजन रहता है कि क्वालिफाई होगा नहीं होगा, बट एक रेंज में लोगों को आइडिया है। जैसे अगर पिछले 2-3 साल के पेपर देखे, अगर किसी का 110 क्रॉस हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरा क्लियर हो। हाँ, जिसका 90s में है वो थोड़ा डाउट, सेल्फ डाउट में रहते हैं, वो हो भी सकता है क्योंकि वो रेंज की बात है। लेकिन मेंस और इंटरव्यू में ये सेल्फ डाउट और बढ़ जाता है क्योंकि सब्जेक्टिविटी वहां बहुत बढ़ जाती है। और ये सब्जेक्टिविटी, क्योंकि सारे पेपर्स आपके सब्जेक्टिव हैं, आपको पूरा आंसर्स लिखने हैं, ये चीज शायद आईआईटी जेईई और इस तरह के एग्जाम्स में नहीं इतनी उभर के आती है। तो इसीलिए ये बहुत ही लाजमी है कि इस तरह से हम इस एग्जाम को व्यू करें। But I very very interesting and very powerful and very important message. Messages सब छोटे होते हैं, but you know कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एक तरीके से वही वाली। तो जनरल स्टडीज में प्री और मेंस में आपने कैसे तैयारी की, अगर ब्रीफ में आप स्ट्रैटेजी को तेजी से बता सके। जनरल स्टडी प्री और मेंस में सिलेबस को एक बार तो आपको देखना पड़ेगा। सिलेबस देखने से आपको कुछ कुछ चीजें का आइडिया लगता है जो कि यूजुअली हम इग्नोर करते हैं। तो बहुत एक्सप्लिसिट चीज जो कई बार लोग बहुत कैजुअली इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि प्री के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, मेंस के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसके लिए सिलेबस आपकी मदद करता है। उसके बाद रिसोर्स मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सबको पता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन या पब्लिकेशन की आपके पास मटेरियल्स मोर और लेस अच्छी आती हैं। तो एक बार जब आपने रिसोर्स मटेरियल ले लिया, आपने सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, तो आप उन रिसोर्स मटेरियल से नोट मेकिंग कीजिए। और उसके साथ एक स्तर पर जब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और हो सके तो उन्हें अटेम्प्ट भी कीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग एक जितना तैयारी इंपॉर्टेंट है उतना ही मॉक टेस्ट देना, उतना ही प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट देना और मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना ही इंपॉर्टेंट। इट इज 50-50। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 70% टाइम प्रिपरेशन करूंगा और 30% टाइम आंसर राइटिंग और मॉक्स लूंगा। इनफैक्ट हो सके तो 40% टाइम प्रिपरेशन कीजिए, 60% टाइम आंसर राइटिंग और मॉक्स कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपके आंसर्स एग्जामिनर पढ़ने वाला है, आपने कितनी किताबें पढ़ी उसको नहीं पता चलने वाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा जो प्री और मेंस दोनों में है कि एक स्तर की तैयारी के बाद आप मॉक्स लगातार दीजिए। मॉक्स में अपने आप को जज कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, पीयर ग्रुप से जज कीजिए, जो मेंटोर्स हैं उनके साथ बैठ के जज कीजिए और फीडबैक्स देते रहिए। तो ये जीएस के लिए मेन यही स्ट्रेटेजी, किसी को भी मतलब ये तो रहना ही चाहिए। उसके ऊपर आप जितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा। So another thing which is coming out very clearly from this answer, that testing is a very important tool in you. Testing plays a very important part or very important role in the entire UPSC preparation journey. चाहे वो मेंस का आंसर राइटिंग हो या प्रीलिम्स का हो, जिसमें जिस वक्त हर टेस्टिंग हो सकता है शायद आपको एक फीडबैक लूप भी देता हो कि यहाँ पे कमी रह गई है, और टेस्टिंग हो सकता है एज ए रिविजन टूल में आपको गाइड भी करता होगा कि इस चीज में कमी है, इसको हम इस तरीके से हमें करना चाहिए। करंट अफेयर्स को किस तरीके से पकड़े, बिकॉज करंट अफेयर इज ऑल्सो लाइक ए सी विच डजंट हैव ए शोर। ऐसा लगता है कि पढ़ते ही चले जाओ, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स आपको 2-3 चीजें देख के पता चलती है करंट अफेयर्स में रेलेवेंस क्या है। पहले तो क्या सिलेबस है यूपीएससी का, दूसरा पास्ट ईयर क्वेश्चंस किस तरह से आए, और जो चीजें आपने स्टैटिक में पढ़ी हैं उनका करंट में क्या यूज हो रहा है। ये चीजें देखते हुए हमें करंट अफेयर्स तैयारी करनी चाहिए। बहुत लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते। मेरा कहना है, मैंने क्या किया, मैंने डेली न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ा। मैं डेली न्यूज़पेपर से पढ़ता था, उनसे छोटे नोट्स बनाता था, मैं ऑनलाइन बनाता था, कॉपी पेस्ट करने में आसानी होती थी, उनको अपने लैंग्वेज में टाइप भी कर लेता था कई बार, उससे चीजें बेहतर याद हो जाती हैं। बहुत लोग हाथ से नोट्स बनाते हैं, तो एक डायरी रख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में ही नोट्स बनाइए। मंथ एंड में अगर मंथली मैगजीन आप प्रेफर करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपकी से कुछ न्यूज छूट गई तो वो उसमें हो गई, तो ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा मंथ एंड में कि हाँ ये सारी न्यूज थी, ये भी मैंने मंथली मैगजीन से पढ़ी।
अब करंट अफेयर्स को किस नजरिए से आप देखें, उसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं। तो हमारे लिए न्यूज ये नहीं है कि कौन सी पार्टी ने किसको वोट दिया या उनके कितने वोट्स कौन से स्टेट से आए। हमारे लिए न्यूज ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस संविधान की धारा के अंतर्गत होता है, कौन सा आर्टिकल यूज होता है, उसका जो कैलकुलेशन है उसका तरीका क्या है, क्या वो संविधान में दिया हुआ है या अलग से डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर किसको अपॉइंट करता है। हमारे लिए करंट अफेयर्स में न्यूज ये होनी चाहिए। तो अगर कोई हम करंट अफेयर्स की न्यूज देख रहे हैं या कहीं पे सरकार बनी या सरकार गिरी, तो आर्टिकल कौन सा यूज हुआ या कौन सा शेड्यूल 10 का क्या रेलेवेंस है उसमें, ये चीजें हमारे लिए करंट अफेयर से रिलेटेड। तो स्टैटिक जो है वो सिर्फ स्टैटिक कहलाने के लिए नहीं है, उसका करंट में यूज हो रहा है। जो इकोनॉमिक्स की स्टैटिक नॉलेज है वो आए दिन यूज होती है कि मुद्रास्फीति दर जो रेपो रेट है ऊपर नीचे हुआ, आरबीआई ने कोई नई फैसिलिटी लॉन्च की और वो फैसिलिटी का अंडरलाइंग जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उन पे क्या असर पड़ा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो स्टैटिक का नॉलेज को आप करंट अफेयर्स से सेपरेट करके बैठ जाएं, ये पॉसिबल नहीं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग। एक और चीज पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, खासतौर से एथिक्स के पेपर के बारे में, जो कि थोड़ा सा अलग है, और खासतौर से जो जनवरी 2020 का मेंस का पेपर था, एस्से वाला पेपर था, जिसमें सारे ही एस्से इस बार फिलोसफिकल थे, विच इज कॉन्ट्रैरी टू व्हाट इज नॉर्मली बीइंग आस्क्ड। सो आई एम श्योर कि कुछ स्टूडेंट्स उसको देख के सरप्राइज भी हुए होंगे, क्योंकि अगर कोई चीज ऑब्जेक्टिव है तो उसके ऊपर लिखना आसान रहता है। तो इन दोनों चीजों को, खासतौर से फिलोसफिकल एसेज जब से आ गए हैं और एथिक्स के पेपर को किस तरीके से तैयार किया जाए? एथिक्स और फिलोसफिकल एसेज जहां तक बात है, तो एक ऐसे तो पहले भी फिलोसफिकल आ रहा था। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक के लिए प्रिपेयर करना है, तो जब फिलोसफिकल एसे की अगर आप प्रिपरेशन की बात देखें तो आप एक के लिए भी अगर फ्रेमवर्क बनाते हैं तो इट हेल्प्स इन ऑल दी एसेज। मेरे लिए एक जो इशू रहा है वो ये रहा है कि GS4 के मेरे स्कोर्स ओवर द इयर्स एवरेज रहे। तो मेरे दिमाग में इस बार आप ये कह सकते हैं कि आई वाज ट्राइंग टू प्ले इट सेफ बिकॉज फिफ्थ अटेम्प्ट भी आ गया था। तो एसए और GS4 में मैंने कुछ बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मार्क्स भी मेरे एवरेज हैं दोनों में। एसए में 123 है, GS4 में 99 है। तो ऐसे में तो शायद अबव एवरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार मार्क्स थोड़े कम आए थे। मैंने रिस्क फ्री अटेम्प्ट्स में क्या लिया कि ऐसे में मैंने ये माना कि जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो तो देखा जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अगर कोई होगा तो मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। फिलोसॉफिकल एसेज के लिए सबसे पहले जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें आप पढ़िए, आपको जो उनमें सबसे बेहतर समझ में आ रहा है पहले तो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कोड क्या है। अगर आप उसको डिकोड कर पा रहे हैं तो उसी पे लिखिएगा, भले कोई बहुत इजी साउंडिंग कोड हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि तो उसका मीनिंग क्या है तो उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। तो 4 ऑप्शंस जैसे आपको किसी सेक्शन में मिले से के चारों आप पढ़िए बारी से, जो आपको सबसे आसानी से समझ में आए वो समझिए। उसके बाद मेरा फ्रेमवर्क ये रहता था कि मैं उसको एक्सप्लेन करता था कि मैंने क्या समझा इस कोड से, या इस कोड को क्या कहना चाह रहा है ये। उसको मैं इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करता था और उसकी कुछ सैम्पलिंग लेता था, कुछ एग्जाम्पल्स टाइप्स। उसके बाद मेरा जो ऐसे की बॉडी थी वो इस कोड के अराउंड वीव करती थी, और उसमें ये बातें रहती थी कि जो हमने जनरल स्टडीज में पढ़ाई की है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई हो हमारे सिलेबस में, चाहे हिस्ट्री की पढ़ाई हो, चाहे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हो, उस चीजों से रिलेट करते हुए मैं उस टॉपिक में आगे बढ़ता रहता। एक चीज जब आप घर में ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर ध्यान दें कि आपका जो फ्लो है वो आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक ना लगे। ऐसा ना लगे कि ये ब्रेक करके बार बार सोच के जा रहा है, वो चीज थोड़ा लूसिड आनी चाहिए। किसी भी आदमी को आप घर में अगर पकड़ के अपना ऐसे पढ़वाते हैं तो वो बैठ के ऐसे पढ़े, उसको बोरियत नहीं महसूस होनी चाहिए। ये चीजें आप जब ऐसे ट्राई कर रहे हैं तब आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी एट द टॉप ऑफ माई हेड मुझे तो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा क्या क्या टॉपिक एग्जैक्टली था, बट देयर वाज वन ऐसे टॉपिक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट और समथिंग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द स्पेसिफिक। तो अब अगर कोई कोट है जो एक्सपेरिमेंट पे है, तो हाउ वी रिलेटेड टू थिंग्स, तो मैंने जैसे कि दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी इज एन एक्सपेरिमेंट। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी किसी देश ने इंडिपेंडेंट होते ही या डेमोक्रेसी बनते ही सारे सिटीजन को दी। तो इंडियन डेमोक्रेसी इज एन एक्सपेरिमेंट। इंडिया में जो LPG हुआ 90s में, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट। तो ये सारी चीजों को हम एक जो फिलोसफिकल ऐसे है उसको ग्राउंडेड रियलिटी पे कैसे उतारें, उसके लिए मैंने इस तरह से आंसर्स लिखे और फिलोसोफाइज भी बीच बीच में किया। ऐसा नहीं कि फिलोसफी से नदारत था, फिलोसफी के जो वो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी किस तरह से हम फिलोसफी में देखते हैं, हम अपने मन में कैसे उन चीजों को उतारते हैं वो भी था, या हमारी रियल लाइफ में सोशल एग्जाम्पल्स भी थे। तो इस तरह की चीजें भी उसमें हमने डाली। और अब
GS4 की अगर बात करें तो GS4 में जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, उस कीवर्ड्स के प्रिपरेशन करें, उनका मतलब समझे, उनका रेलेवेंस समझे, उनके अगर अगर अलग अलग डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स हैं तो उनके नोट्स बनाएं। और मेन एग्जाम में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ध्यान दें कि वो कीवर्ड्स या वो जो पॉइंटर्स यूपीएससी ने खुद सिलेबस में डाले हैं उनका आप अच्छे से यूज करें, और उन यूज को भी आपका एसेंस जो है आंसर का वो निकल के आना चाहिए कि बच्चा कहना क्या चाहता है। तो जैसे कोई क्वेश्चन होते हैं कि यूपीएससी के GS4 पेपर में कि कुछ कोट्स दिए, उसके बाद पूछते हैं इन कोट्स से आप क्या समझते हैं, तो कोट्स का मीनिंग और कोट्स का करंट रेलेवेंस ये आपको देना पड़ेगा, लेकिन शब्द कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा वो यूज करें जो GS4 के सिलेबस में खुद है, क्योंकि वो एक अच्छा गाइडिंग लाइट है। वंडरफुल वंडरफुल। अतुलेश, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत देर से फ्लैश कर रहा है, मैंने सोचा था उसको लास्ट में पूछूंगा, बट मैं अभी पूछता हूँ, क्यूरियोसिटी बहुत हाई हो रही है। आपने अपनी जर्नी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करके चले गए होंगे, एग्जाम्स को उन्होंने क्लियर कर दिया होगा। तो मैं आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू अतुलेश झा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट डिफरेंट थिंग जो वो बच्चे कर रहे थे, या वो लकी थे, या वो मेहनत ज्यादा कर रहे थे, या वो उनका डिफॉल्ट स्टाइल ही वो था जो आपने कहा? मतलब आपको क्या लगा कि ऐसा क्या होता है उन स्टूडेंट्स में जो पहले अटेम्प्ट में ही ऑलमोस्ट एफर्टलेसली, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे सब कुछ क्रूज मोड पे चल रहा हो, ऑलमोस्ट एफर्टलेसली क्रैक कर जाते हैं, और इस प्रोसेस में हजारों लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जो बर्नआउट हो जाते हैं, गिव अप भी कर देते हैं। आप जितनी पेशेंस और परसिवरेंस बहुत कम स्टूडेंट्स में होती है, तो ऐसा क्या था उन स्टूडेंट्स में जो आपने बारीकी से हर साल कुछ ना कुछ ऐसे आपके दोस्त जरूर रहे होंगे जो कि क्रैक कर गए होंगे? दोनों बातें हैं। एक तो कुछ जो आपने कहा डिफॉल्ट सेटिंग वाली बात, एक एलिमेंट वो भी है कि कई लोगों का आंसर राइटिंग्स का, खासकर मैंने ये चीज देखा है कि जो लोग क्लास 11-12 से नोट मेकिंग कर रहे हैं, यूजुअली 11-12 में बहुत लोग नोट मेकिंग नहीं करते, लेकिन अगर कोई कर रहा है और उसको पता है कि इस तरह से आंसर्स मुझे लिखने चाहिए या नोट मेकिंग हो रही है, तो कई बार मैंने देखा है कि उनका डिफॉल्ट स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। तो उनको पता रहता है कि एज अ पर्सन हु इज रीडिंग एन आंसर में क्या पसंद करता है। तो ये चीज अगर किसी को समझ में पहले ही आ जाती है तो वो मदद करती है, क्योंकि कंटेंट तो हर कोई एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में तैयार कर लेता है कि आंसर्स ये हैं, किताबें ये मैंने पढ़ ली है, मुझे आता है, लेकिन उनको प्रेजेंट कैसे करना है यहां पर पेच फंसता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सप्लिसिटली स्टडी करते हैं कि हम एक ओपन माइंडसेट से जा रहे हैं, हम स्टडी करेंगे कंटेंट क्या है और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके आंसर्स कैसे हैं। एक तीसरा धारा होता है जिसको ये लगता है कि मैंने कंटेंट पढ़ लिया है, मैं अपने स्टाइल में ही आंसर जाके लिखूंगा, और जो स्टाइल सही हो और जो मेरा स्टाइल है वो सही हो। वहां पर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। वो वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन होता है जो तैयारी के बावजूद कई अटेम्प्ट्स तक नहीं क्वालिफाई करता है। तो ये 3 चीजें हैं। क्रूज मोड वाले भी होते हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो बहुत कॉमन नहीं है। यू कैन नॉट टेक अवे द हार्ड वर्क दैट दे हैव डन बाय सिंपली सेइंग दैट दे हैड अ डिफॉल्ट सेटिंग, क्योंकि हार्ड वर्क तो सबने की। वो डिफॉल्ट सेटिंग अगर उन्होंने बेहतर किया तो ये उनका एक प्लस पॉइंट एडवांटेज है जो उन्होंने डेवलप किया। ये बाकियों की कमी है कि आप उस तरह से चीजों को परसीव नहीं कर पाते थे जिस तरह से वो परसीव करते थे। तो आप ज्यादा मेहनत कीजिए। अगर आपका बाय डिफॉल्ट परसेप्शन अच्छा नहीं है तो टॉपर्स की कॉपी देखिए, उनके वीडियोस देखिए कि उन्होंने क्या कहा है, और ओपन माइंड के साथ अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए। स्टिफ होके काम कई बार बिगड़ जाता है। अतुलेश, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब कोई एस्पिरेंट चौथा या पांचवा अटेम्प्ट दे रहा है और उसकी तैयारी पूरी है, इनपुट उसने पूरा डाला, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, या फिर अतुलेश झा के दिमाग में क्या घूम रहा था उस वक्त जब वो 5वीं बार प्रीलिम्स दे रहे थे या 5वीं बार मेंस, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? दूसरी बात इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब हम प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं या मेंस का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कोई पेपर टेकिंग स्ट्रैटेजी भी होती है, या सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते चले जाते हैं, या किस तरीके से प्लानिंग करते हैं? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है यूपीएससी के एग्जाम में? बिल्कुल होती है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत इंडिविजुअल होती है। मेरे केस में स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं सीक्वेंस से सब अटेम्प्ट करूं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूं जो इस बार क्वालिफाई किए, पहले भी क्वालिफाई किए, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी रही है, तो मैं डिस्काउंट नहीं करूंगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो जीएस के पेपर में पहले 20 मार्कर्स अटेम्प्ट करते हैं, फिर 10 मार्कर्स अटेम्प्ट करने पे आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में पहले आइटरेशन में केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिनमें वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उसके बाद दोबारा क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं जिनमें वो थोड़ा सा उनको लगता है कि रिकॉल करना चाहिए या फिर बैठ के एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजी
और एवरी इंडिविजुअल हैज टू फाइंड देयर ओन स्ट्रैटेजी। इसीलिए मॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कहा कि 40% ही आप प्रिपरेशन कीजिए, बाद में 60% आप मॉक्स दीजिए, क्योंकि मॉक्स में बैठ के आप टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप उस वक्त बैठ के डिसाइड करेंगे। और ये चीज एग्जाम हॉल में पहुंच के सीधा करना एक एडेड डिसएडवांटेज हो। तो अगर आप क्रूज मोड वाले नहीं है, जो कि आप पहले से नहीं समझ सकते हैं, क्रूज मोड वाले भी रिजल्ट आने के बाद ही समझते हैं कि अच्छा आप सही कर रहे थे। तो ये चीज आप चूंकि पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो इट्स बेटर कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाए। एक और चीज मैं अतुलेश चाहूंगा कि बहुत ही ऑब्जेक्टिवली आपसे डेफिनेशन में चाहता हूं। हमारे डिस्कशन के अंदर डिफॉल्ट स्टाइल का कई बार जिक्र आया है। मैं चाहूंगा कि आप ब्रीफ में बड़े ही ऑब्जेक्टिव तरीके से आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डिफॉल्ट स्टाइल, और व्हाट डू यू थिंक इज द डिफॉल्ट स्टाइल टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्लियर एग्जाम्पल में, ताकि लिसनर्स इसको बारीकी से समझ सके। मुझे जो चीजें लगी, जो मैंने उनको देखा, जो उन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, आप जब आंसर राइटिंग करते हैं, देखिए कंटेंट के लिए मेहनत तो हर किसी को करना पड़ेगा। अगर आप उसमें ढीले हो रहे हैं, उसमें कमी कहीं आ रही है, तो आप पहले वो एड्रेस करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट मोड में जो चीजें आपको करनी है, आपको पहले तो सारे जो बुक लिस्ट हैं, रेलेवेंट बुक लिस्ट सारे, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बुक लिस्ट है, उसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, और आपको उसको रिविजन करके याद करना पड़ेगा। तो जब ये चीजें आपने कर ली, इसके बाद फिर आप आइए आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में 2-3 बातें जो आपको सामने से याद रखनी पड़ेंगी। जितना क्वेश्चन में पूछा है, जितने सबसेक्शंस पूछे हैं, उन सबको, और केवल उन्हीं को आपको एड्रेस करना। यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश, यू कैन नॉट टॉक व्हाट यू नो, यू कैन ओनली टॉक व्हाट इज आस्क्ड इन द आंसर। कई बार हमें लगता है यूपीएससी का एग्जाम है तो जितना नॉलेज है लिख दे, 2 पेज पढ़, वो नहीं करना। एक तो 2 पेज अपने आप में यूपीएससी ने बहुत लिमिटेड स्पेस दी है, और यूपीएससी ये एक्सपेक्ट कर रही है, एक तरह से यूपीएससी का ये सिग्नल है कि आप भी उतना ही लिखें जितना रेलेवेंट है। तो ये चीजें बहुत बार हम लोग कई बार शुरू में समझ नहीं पाते। तो जो लोग डिफॉल्ट मोड में रहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इन चीजों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, ये सिलेबस है, ये हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली, और आंसर राइटिंग में हम वही बातें लिख रहे हैं, और बड़ा लूसिड लैंग्वेज रहता है। कई बार अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस लिखना है जो कि कॉन्वोल्यूटेड हो जाते हैं, तो एग्जामिनर तक आपकी बात नहीं पहुंचती है। आप एग्जाम्पल्स लिखना कई बार छोड़ देते हैं, आप कोई भी फ्लो चार्ट या मैपिंग के थ्रू बात नहीं समझाते हैं, जो कि कई बार आपका टाइम भी बचाती है और आसानी से बात भी कन्वे करती है। तो ये चीजें मैंने देखा है कि जो लोग डिफॉल्ट मोड की, मैं जैसे बार बार बात उठ रही है, तो उन्होंने इन चीजों की कमी नहीं रहती है। ये चीजें कई बार हमें नॉलेज होने के बाद भी अपने अंदर लानी पड़ती है, वो चीजें वो पहले से कर रहे हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर कोई पहले 1-2 अटेम्प्ट में देना चाहता है कि हाँ मैं वेल प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट दूं, तो आपके अंदर ये चीजें तो होनी चाहिए। और वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस, बट प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है इस एग्जाम को लेके। तो पहले 1-2 अटेम्प्ट तक तो लोग बहुत हल्के में तैयारी भी करते हैं। तो भले घर पे हम ये कई बार बोल दें कि हाँ मैंने ये सारी बुक्स पढ़ ली हैं, लेकिन जब तीसरी बार पढ़ने बैठते हैं तो भी लगता है कि यार बहुत ऊपर से पढ़। तो ये चीजें नहीं चली। इसीलिए नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप नोट बनाते हैं तब उतनी गहराई से आप कभी पढ़ाई नहीं कर रहे थे जितनी आप नोट मेकिंग के टाइम। तो एक चीज बड़ी क्लियरली निकल के आ रही है लास्ट के 45 मिनट्स के डिस्कशन में, नोट मेकिंग। if I was to ask you what is that one secret or what is the most important aspect of a UPSC preparation, तो मुझे तो आपकी बात से नोट मेकिंग ही समझ में आ रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर शायद मैं लास्ट अटेम्प्ट में, ये जो 5th अटेम्प्ट है, इसमें इस तरह से नोट मेकिंग नहीं करता और उस आधार पर रिविजन और आंसर राइटिंग नहीं करता, हो सकता है मेरे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और लेकिन यहाँ पर फिर मैं कहूंगा, अलग लोगों का अलग एक्सपीरियंस होता है हर किसी की तैयारी में। जैसा मैंने कहा कि स्ट्रैटेजी है, प्रिपरेशन एक अपनी जर्नी है, वो हर जर्नी को हम हर जर्नी को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। दिस इज द पाथ ऑन, इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर टैलेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू लाइक। लास्ट के क्विकली 2-3 क्वेश्चन। इंटरव्यू से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग किस्सा, कहानी, जब आप गए होंगे वहां पे इंटरव्यू देने, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी मिले होंगे जो कहीं ऑलरेडी सर्विस कर रहे होंगे, जो 2 बार इंटरव्यू दे चुके होंगे, या कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई इंटरव्यू के दौरान? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा काफी, कह सकते हैं, ब्लैंड अनहैपनिंग रहा। मार्क्स भी काफी ब्लैंड ही है अनफॉर्चुनेटली। अगर थोड़े मार्क्स ऊपर होते तो और काफी ज्यादा बेहतर रैंक हो सकती थी। बट एनीवेज,
इंटरव्यू के अंदर जो चीजें मुझे कुछ लगी वो ये है कि कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना बहुत जरूरी है, एंड डोंट ओवर प्ले इट एंड डोंट अंडर प्ले इट। दोनों बातें हैं। आपको जितनी बातें पता है कॉन्फिडेंस के साथ आप उतनी ही बातें रखिए, ज्यादा भी मत बोलिए, कम भी मत बोलिए। और इंटरव्यू के दिन को आप अपने आप को कम मत आंकिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम ना हो। वो काम उनका है, आपको आंकने का काम उनका है। आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट मत कीजिए, सेल्फ डाउट में मत रहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर उतने आंसर्स आप जाके दें जो आपको पता है, कॉन्फिडेंस के साथ दें, और किसी भी चीज पे बैकफुट पे मत आए। तो ये चीजें हम अपने तरफ से ध्यान में रख सकते हैं। बाकी तो इट इज द मोस्ट सब्जेक्टिव फेज ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड नो वन कैन रियली प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन वंस यू आर इनसाइड। तो आपने एक बार बोला ब्लेंड रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मतलब क्या इस बात का? ब्लेंड का मतलब क्या? मतलब अच्छा नहीं हो पाया, या कुछ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाई, या मजा नहीं आया? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी, रुखा रुखा सा रहा एक तरीके से। ये फ्रीक्वेंसी वाली बात पे आप ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि बहुत फैक्चुअल सा इंटरव्यू था और बहुत उन्होंने कुछ प्रोब उस तरह से नहीं किया। अब ये उनके क्योंकि इट इज देयर प्रेरोगेटिव कि वो क्या पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। बट जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आया तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। मैंने उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। देयर वर नो हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स, तो मैं एवरेज स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली स्कोर्स उतने भी अच्छे नहीं रहे जितना मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। तो उनका नजरिया है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आपकी लेजर टाइम में क्या करते हैं, या किस तरीके से अपने आप को रीजनरेट करते हैं, या किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि इसमें बैलेंस रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज नॉट ओनली अबाउट वर्किंग हार्ड, यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ आल्सो। तो वो किस तरीके की एक्टिविटीज हैं? व्हाट इज दैट यू डू इन योर लेजर टाइम? अब ये बहुत लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। मैं वीडियो गेम्स अभी भी खेलता हूँ। नहीं नहीं, बहुत खेलते हैं वीडियो गेम्स। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, एक यूपीएससी के टॉपर से मैंने इंटरव्यू किया, तो उसने कहा वीडियो गेम्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स वाज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय यूपीएससी सक्सेस, यूपीएससी जर्नी। मैं सक्सेस का श्रेय तो उसको नहीं दूंगा हालांकि, बट ये जरूर कहूंगा कि इट वाज। और आपको ऐसे गेम्स नहीं खेलने जो आपको एडिक्ट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गेम से आपको एडिक्शन हो रहा है तो डिलीट कर दीजिए। तो वो चीज आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। यू कैन बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यू कैन बी सेटिंग डाउन एंड डिस्कसिंग थिंग्स विद योर फैमिली, यू कैन बी गोइंग आउट फॉर अ स्ट्रोल। आप हो सके तो कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, बट बहुत हैवी जिमिंग मत कीजिएगा। इस तरह की जिम नहीं कि आके थक गए, पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत हल्की चीजें आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा सोशल सर्कल आप बना सकते हैं अगर आप एक सोशल इंडिविजुअल है। तो ये चीजें आपको देखनी है। एक चीज ध्यान में रखना है कि जो मैंने शेड्यूल या टाइम टेबल अपने लिए बनाया है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसके अलावा अगर कोई चीज से आपको मन हल्का होता है, दोस्तों से बात करके या मूवी देख के या कहीं बाहर टहलने से, वो चीजें आप कीजिए। तो मेरा जो वीडियो गेम का टाइम था वो एक दिन में आधे घंटे से जो ज्यादा नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग खेलना बैठते हैं तो 2 ढाई 3 घंटे तक खेलते चले जाते हैं। तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि वीडियो गेम इज वेरी एक्सटेंसिव। आपकी आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, आपको थकान बहुत महसूस होती है। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली हैं कि वो लेजर टाइम लेजर के तौर पे जाए, आपका प्राइमरी टाइम ना बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट वाज very insightful. So this brings me to the last question which I want to ask you. Any message which you would like to give to lakhs and lakhs of other students who aspire to crack this exam one day or prepare कर रहे हैं, and they look up to your voice कि लोग जो successful हुए वो क्या कहते हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? A very good friend of mine who was also qualified this time, fortunately, it was also his fourth attempt. So he uses the phrase always. We managed to qualify this exam. We cannot say we qualified this exam. We managed to qualify this exam. तो जो aspirants हमें सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि at the end of the day, this exam requires you to be dedicated, to persevere. क्योंकि nature of job भी वही, UPSC जानती है कि field में भी आपको वैसे ही काम करना है। So this exam itself is a preparation for the field work that we are going to do. You have to be quick thinking. You have to be, you have to have your wits about yourself. Knowledge तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसका application। और चूंकि कल को आप जनता से इंटरेक्ट करेंगे तो चीजों को आंसर राइटिंग में आप उस तरह से उकेरिए कि हर आदमी को आपकी बात समझ में आए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और हताश मत होइए। बहुत लोग इसको, जैसे शुरू में सर ने भी, मेरी सर से आपसे बात हो रही थी, बहुत लोग इसको एक जिंदगी बना लेते हैं। तो लाइफ अलग है, ये एक एग्जाम है, इसका एक सिलेबस है, इसका एक प्रिपरेशन है। जिंदगी चलती रहनी चाहिए, जिंदगी का एक फेज है और आप इसको अच्छे से दीजिए।
माय बेस्ट विशेस। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में करने के लिए। दिस इज नॉट द ओनली वे टू गो अहेड इन योर लाइफ। और जब तक लेकिन दे रहे हैं तब तक पूरे डेडिकेशन के साथ ये इंपॉर्टेंट बात है। Thanks a lot, Akhilesh. It was very, very wonderful, very, very exciting. It was a unique learning experience. And what you discussed in the last 45 minutes, many of those principles are not important only in UPSC preparation, but they, they are equally applicable in our real life also. तो इसके साथ ही हम सभी लोगों की तरफ से, एंटायर दिशा पब्लिकेशन की फैमिली की तरफ से, सभी एस्पिरेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आपके जोश, जज्बे और जुनून की कहानी हमने सुनी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिल से निकली हुई आवाज लाखों दिलों पे पहुंचेगी और उनकी तैयारी में जरूर ना जरूर कुछ फर्क लेके आएगी। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय बाय।